हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा बेसिक हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें फर्स्ट रूल हमारा होता है, फर्स्ट होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ये जो ट्रायंगल लॉ है ये सिर्फ टू वेक्टर्स के लिए वैलिड है, अगर दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है ट्रायंगल लॉ? if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को क्या करते हैं, शो करते हैं। और अगर हम इन्हें एक ऑर्डर में लें, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। ठीक है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। अगर इनको हम एक ऑर्डर में लगाएं, ठीक है, तो याद रखेंगे हमेशा जो ट्राइंगल लो है इसको हम हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड। ठीक है, मींस फर्स्ट का हम ए हमारा ये वेक्टर है, अब हम इसके हेड से सेकंड वाले वेक्टर की टेल लगाएंगे, ये हमारा ये हो गया, ये है हमारा वेक्टर बी। ठीक है, यही लिखा है कि इनको ऑर्डर में लगाएं। अब क्या बोल रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों ऑर्डर से जा रहे हैं, तो थर्ड इनका जो थर्ड साइड होगी ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह से ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यही हमारा लिखा था, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड है ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जब हम उसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। तो जो वेक्टर हमारा आर है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो लॉ है हमारा, ये कहलाता है हमारा ट्राइंगल लॉ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या होगा, दो गिवन वेक्टर्स होंगे, आर रिजल्टेंट होगा। ध्यान रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर्स के लिए वैलिड होगा। दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर होंगे तो ट्राइंगल लॉ वहां पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, पहले इतना समझते हैं, पहले सेकंड समझते हैं हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब सेकंड जो हमारा लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास दो वेक्टर हैं। अच्छा, सपोज हमारा ट्राइंगल लो में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बोला जाए कि इसको ट्राइंगल लॉ से सॉल्व करो, तो ये तो हमारा टेल से टेल तो हम इसमें ऐड नहीं करता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लिखेंगे यहाँ हमारा ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये हमारे वेक्टर्स होते हैं ना, इनको एज इट इज हम पैरेलल उठा के रख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बी है ना, बी, तो हम इसको यहाँ से उठा के इधर पैरेलल में रख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं पैरेलल। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हमारा ए वेक्टर एज इट इज रहेगा। अब इस बी को हम यहाँ से उठा के ना सीधे इधर उठा के रख देंगे, पैरेलल हम उठा के रख सकते हैं किसी भी वेक्टर को, तो तब इसका रिजल्टेंट निकलेगा। तो इस तरह से भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो किससे, पैरेललोग्राम मेथड से, तो हम कैसे करेंगे, क्या है ये, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टू एडजेसेंट साइड है, ये हमारी टू एडजेसेंट साइड है और इनको ऑर्डर में ले रखा है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। ठीक है, ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एडजेसेंट साइड से क्या हो रखे हैं, इस तरह से जॉइंट हो रखे हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं कि इस वाली साइड को ना हम इधर लेके आते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम, जिसमें हमारी दोनों साइड अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो इसको हमने ये उठा के यहाँ पे रखा। अब इस वाली डायरेक्शन को यहाँ रख, इसको हम इस वाली साइड को जो ए वेक्टर है इसको यहाँ कर रख देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कह रहा है ये कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होगा, जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो उसके सेंटर से पास होके जाता है ना, ये जो सेंटर से पास होके जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट है, तो ध्यान से देखो, ये अगर ये हमने बी को ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, तो ये भी हमारा बी वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो जब अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें इस वाले का, तो ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो आर हमारा कितने निकल के आएगा? अगर हम ए पहले लें और बी बाद में लें तो हमारा आर वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? और अगर हम क्या करें, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखिए, अब 2 ट्रायंगल बन गए यहाँ पे। तो रिजल्टेंट है, अगर बी पहले आएगा और ए पहले आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा बी प्लस ए। ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये इक्वल होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ठीक है ना? तो देखो आपने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम में दोनों में कितना आया? सेम आया, लेकिन मेथड दोनों का सॉल्व करने का अलग है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेड टू टेल मेथड और उसको बोलेंगे टेल टू टेल मेथड। दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है ना? अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा? वो उसके सेंटर डायगोनल है, वो उसके सेंटर से जा रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये भी क्या है? ये भी 2 वेक्टर्स के लिए ही अप्लाई होगा, क्या? हमारा पैरेललोग्राम। समझ में आया? पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल लो, फिर सेकंड हमारा क्या? पैरेललोग्राम लो। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? दे रखा है 6 वेक्टर्स वेक्टर A थ्रू वेक्टर F have the magnitude and directions indicate in the figure। ये कुछ दे रखा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में दे रखा है। Which of the following statement is true? अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, A से चेक करते हैं। अब हमें A में दे रखा है B प्लस E इज इक्वल टू F, है ना? अभी अभी हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लो। तो B, देखो B की डायरेक्शन कैसी है? B की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है, ये बी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना? अब सी देखो, सी की डायरेक्शन ये है, ये दे रखा है दोनों। ये तो हम करते थे, अभी पढ़ा हमने, टेल से टेल हमने ऐड कर दिया, ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा सी वेक्टर हो जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, अगर हम इसको बनाएं तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो रिजल्टेंट इन्होंने एफ दे रखा है, ए एंड एफ थ्रू। तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ होना चाहिए था? रिजल्टेंट हमारा ये होना चाहिए था, बट देखो आप एफ को देखो, एफ की डायरेक्शन क्या है? एफ की डायरेक्शन तो ये है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखो, लिखा है, देखो कैसे पता चला कि एफ हमारा रिजल्टेंट है? क्योंकि एफ इक्वल में लिखा है ना? हमने अभी क्या पढ़ा था? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो पढ़ा था, मीन्स आर हमारा रिजल्टेंट था। तो यहाँ इक्वल में एफ लिखा है, मीन्स एफ हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है? बी ऑप्शन चेक करते हैं, ए तो गलत हो गया, ठीक है? बी ऑप्शन दे रखा है डी प्लस सी, तो डी देखो, डी की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन इधर है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर डी एंड ये हमारा है वेक्टर सी। तो अगर हम देखें तो रिजल्टेंट हमारा किधर होगा? ये होना चाहिए एफ, बट एफ की डायरेक्शन तो ये नहीं है, मीन्स हमारा बी भी क्या हो जाएगा? गलत। अब हम सी चेक करेंगे, सी देखो, सी हमारा ये डी है, सी है डी प्लस ई। अब डी चेक करो, डी किधर बना है? ये है हमारा डी, ठीक है? ये डी वेक्टर है हमारा। अब ई दे रखा है ई, ये हमारा इधर बन गया ई वेक्टर। अब इनका जो सॉरी रिजल्टेंट होगा वो ये होगा एफ। तो एफ की डायरेक्शन तो यही दे रखी है हमें, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। एक बार डी भी चेक करके देख लेते हैं, डी, डी में है बी प्लस ई, बी प्लस ई, ठीक है? तो बी किधर है? ये है हमारा बी, ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा ई वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है? जेईई नीट में ये क्वेश्चन आ रखे हैं इस तरह के। अब ठीक है, अच्छा एक ना, एक होता है हमारा पॉलीगन लो, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? पॉलीगन लो, देखो जैसे हमने पढ़ा कि ट्रायंगल लो 2 वेक्टर्स के लिए है और हमारा पैरेललोग्राम भी 2 वेक्टर्स के लिए। अगर हमारे एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, तब हम उनको कैसे ऐड करेंगे? देखो, सपोज़ हमें दे रखा है कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है? और ये दे रखा है कि ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा डी वेक्टर है। ये 4 वेक्टर हमें दे रखे हैं और इनको बोला है कि इनको क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो हम कैसे करेंगे? इनको हम लगाएँगे सीरीज़ से। ये हमारा वेक्टर ए है, इनको भी हमें हेड टू टेल जोड़ना है। फिर यहाँ ये बी वेक्टर है ना, इसको यहाँ से उठा के इधर रख देंगे। हमने बोला था ना कि पैरेलल में हम इनको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये वेक्टर सी इस तरह से है तो हम इसको सी को ऐसे रख देंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर सी। डी वेक्टर इधर है तो ये रख देंगे हमारा डी वेक्टर। ठीक है? अब जो रिजल्टेंट होगा ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा ये रिजल्टेंट। ये होगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है? डी वेक्टर, इसको मान लेंगे आर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है? अब इसको और भी लोग करते हैं कि पहले 2 को निकालेंगे, फिर तीसरे का रिजल्टेंट निकालेंगे, बट हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा सबसे ईज़ी मेथड है पॉलीगन लॉ का। ठीक है? पॉलीगन लॉ।
नेक्स्ट हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब अब क्या करो, एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। देखो जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये किसी थीटा एंगल से हमारा वेक्टर रखा हुआ है। सपोज मान लिया कि ये 40 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा सपोज मान लिया हमने फोर्स दे रखा है कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम तो बताओ कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा एंगल है, अब इसको हम इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा हमारा इस डायरेक्शन में पहला और दूसरा हमारा होगा ये, ठीक है। तो एंगल के पास वाला ऑलवेज हमारा होता है क्या, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 कॉस थीटा, ठीक है। और इधर वाला हो जाएगा हमारा 10 साइन थीटा। तो यानी इस वेक्टर को ये दो तरफ से खींचे, दो तरफ से ये निकलेगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है 45 डिग्री के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, cos थीटा और sin थीटा में। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे हमारा यहाँ पे डायग्राम बना है ये कि हमारा कोई वेक्टर ए है और ये थीटा एंगल से थीटा एंगल बना रहा है। तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा ए एक्स और ए वाई, ठीक है। तो ए एक्स हम कितना, ए एक्स यहाँ पर कितना होगा, ए कॉस थीटा जो हमने अभी बताया था, और ए वाई हमारा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा हमें पता है अलोंग एक्स एक्सिस और sin थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट हम निकालेंगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर सपोज हमें एंगल निकालना है तो हम निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो क्या है एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करना जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया। अगर हम यहाँ पे लिखते टू ए एक्स ए वाई कॉस थीटा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल है, तो कॉस 90 तो जीरो होता है। इसलिए रिजल्टेंट कितना बचता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि a vector has magnitude 20 Newton and makes an angle 30 degree with the x-axis. Find its horizontal and vertical component. हमें बोल रखा है कि हमारे पास एक 20 न्यूटन का क्या है, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है और वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है। सपोज हमने मान लिया कि ये वेक्टर है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 20। अच्छा फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, तो ये हुआ 20 न्यूटन, ठीक है। अब कैसे बनेगा कंपोनेंट, इधर जो एंगल के साथ वाला क्या होता है, cos थीटा, ये बन जाएगा 20 cos 30, ठीक है। और ये इधर बन जाएगा हमारा कौन सा, इधर बन जाएगा हमारा 20 sin 30। अब उसने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये बन जाएगा 20 cos 30, 20 सॉरी, ये बन जाएगा हमारा 20 cos 30, 20, ठीक है, cos 30। तो 20 इंटू cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, 2 से कट जाएगा 10, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 10√3, ठीक है। और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू अगर आप रख दोगे 1.732, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 1.732 समथिंग, तो ये आ जाएगा हमारा 17.32 न्यूटन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल में क्या होगा 20 sin 30, 20 sin 30, तो हो जाएगा 20 इंटू साइन 31/2 यानी कि 10, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और निकल गया वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हमसे बोला जाए कि भाई क्या करो, इनका रिजल्टेंट भी निकालो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, हमने पढ़ा भी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हो जाएगा 17, या ऐसे ही कर लेंगे ना हम, कितना था हमारे पास 10√3, 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर 100, 300, और ये प्लस 10 का स्क्वायर 100, 400। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 20। रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम अपना निकाल सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
क्लियर है बात? ठीक है। अब एक क्वेश्चन था हमारा जब हमने अपना फर्स्ट पढ़ा था ट्राइंगल लो, तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा था कि टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 12 यूनिट रेस्पेक्टिवली एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना? तो ये वाला कैसे निकालेंगे? देखो ये भी तो यही था हमारा कि यहाँ पे दे रखा था कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा था कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना था हमें, एंगल दे रखा था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना, आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, एंगल हमें दे रखा है और मैग्नीट्यूड भी हमें दे रखा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? ट्राइंगल लो पढ़ लिया, हमने पैरेललोग्राम लो पढ़ लिया, पॉलीगन लो समझ लिया और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने समझ लिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, आज हम इसके फॉर्मूले वगैरह समझेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है और यहाँ किसी एंगल से, कोई एंगल इनका क्या है, थीटा डिग्री, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा डिग्री। तो अब अगर हम ए डॉट बी निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, स्केलर में क्या आता है, स्केलर में आता है कॉस थीटा, जब वेक्टर करेंगे तो हमारा साइन थीटा आएगा, तो ए बी कॉस थीटा। और ध्यान रखेंगे जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, उसका आंसर ऑलवेज स्केलर आता है, तो इसमें डायरेक्शन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ लिखा है, पहला पॉइंट हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कि अगर चाहे आप ए डॉट बी करो चाहे आप बी डॉट ए करो, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ए डॉट बी प्लस सी लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस फॉर्मूले में अगर हम क्या रख दें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दें, है ना, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। तो हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, तो आंसर कितना आएगा, ए बी। तो आंसर कितना आएगा, ए बी। ठीक है, एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमारी कंडीशन क्या लगेगी, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। ठीक है, और cos 90 होता है 0, तो हमारा ए डॉट बी हो जाएगा 0। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बस इतना ध्यान रखेंगे, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। अब थर्ड है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। ठीक है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यह आ जाएगा माइनस ए बी, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स लिखे हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, और इनकी कंडीशन डायरेक्टली भी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अब देखो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के 1 होता है। अब ये देखो कैसे आता होगा, ध्यान से समझेंगे। अब आई डॉट आई का क्या मतलब है, आई डॉट आई का क्या मतलब है कि हमारा जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, दोनों किसके अलोंग होंगे, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे तो थीटा इनके बीच में कितने डिग्री का होगा, बताओ, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब या तो आई डॉट आई मतलब जे डॉट जे, के डॉट के मतलब दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई डॉट ए का मतलब है दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे डॉट जे का मतलब है दोनों ही जे वाई एक्सिस के अलोंग है, एंड के डॉट के का मतलब है दोनों ही जेड एक्सिस के अलोंग है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों तो एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगी वैल्यू, cos 0 हमारा कितना होता है, 1, है ना, और यूनिट वेक्टर है मतलब cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो आई डॉट आई होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी क्या होता है, हमारा 1 होता है। अब देखो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, अगर दोनों एक हमारा क्या है, एक हमारा एक्स एक्सिस में और एक हमारा वाई एक्सिस में, तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, 0। तो अगर आई डॉट जे की बात करें, ठीक है, जे डॉट के की बात करें, के डॉट आई की बात करें, तो तीनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का ही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि cos 90 हमारा कितना होता है, 0। फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे cos 90 तो cos 90 कितना आएगा, 0। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है एंड अपोजिट में हमारा क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो अगर हमें एंगल फाइंड करना है cos थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना हमने कल सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, कैसे निकालता है मैग्नीट्यूड। अगर सपोज हमारे पास दे रखा है वेक्टर a इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 4k,
तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ए का? स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 टू द 4, फिर 3 3 जा 9, फिर 4 4 जा 16। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? इस तरह से हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन निकालने के लिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और ए बोला गया है कि ए का प्रोजेक्शन निकालो बी पर, तो बस इतना ध्यान रखें कि डॉट तो हमें निकालना ही है, ए डॉट बी तो हमें निकालना ही है। अब जिसका भी प्रोजेक्शन पूछा है, बी पर पूछा है ना, तो बी को नीचे रख देंगे, बी का मैग्नीट्यूड नीचे रख देंगे। यहाँ ये हो जाएगा ए cos थीटा, भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना? फॉर्मूले से देखो ए cos थीटा बचेगा, बी यहाँ चलेगा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पर प्रोजेक्शन बताओ, तो क्या करेंगे? प्रोजेक्शन निकालने के लिए बी डॉट ए को हमें निकालना ही है, चाहे ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, ये तो इक्वल है। तो बी डॉट ए तो ये रहेगा और अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जिस पर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा बी डॉट ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम करेंगे, हमारा इसके बाद क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट के बाद हमारा आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे टॉपिक पूरे होते जाएंगे ना, हम प्रीवियस जितने भी हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी हमारे उत्तराखंड में फिजिक्स के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, या फिर अदर स्टेट में भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये हमने आज सिर्फ फॉर्मूले समझे कि क्या हमारे फॉर्मूले होते हैं, और प्रीवियस ईयर में हमने हमने ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल लो समझा, पैरेललोग्राम लो समझा, पॉलीगन लो और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने समझ लिया। आई होप आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, और अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में